हेलो स्टूडेंट्स, पीएचपी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पीएच क्या होता है, पीएच समझा था हमने कि एक्चुअली पीएच का मतलब क्या है। पीएच का आपको फुल फॉर्म बता दी कि पोटेंस को पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें पी का मतलब होता है पोटेंस, जो कि ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, तो पीएच हमें क्या बताता है, कोई भी चीज जो है वो एसिडिक है, बेसिक है। अगर वो एसिडिक है तो वो कितनी एसिडिक है, लाइक वीक एसिडिक है या आपकी स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। और अगर कोई चीज बेसिक है तो वो कितनी बेसिक है, क्या वो ज्यादा बेसिक है, कम बेसिक है, कोई चीज न्यूट्रल है। तो ये सब चीजें पता चलती हैं पीएच से। ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो पीएच है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी एवरीडे लाइफ में। हम आसपास अपने देखते हैं कि पीएच के बहुत सारे यूज हैं हमारी बॉडी के अंदर या एनवायरनमेंट में, बहुत यूज हैं। जिसमें से कुछ यूज यहाँ पर दिए गए हैं, वो यूज हमें थोड़े बहुत पढ़ने हैं। एग्जाम में अगर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच तो आप लिख सकते हो 3-4। ठीक है, तो पहला जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में हम भी काउंट होते हैं, तो हमें भी पीएच, हम ज्यादा पीएच सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब है कि हम जो है, आपका अगर पीएच होगा एक रिक्वायर्ड पीएच पे ही हमारी बॉडी फंक्शन करेगी। एक प्लांट से उसके अंदर सारे प्रोसेस होते हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो गया, रिजनरेशन हो गया, या कुछ भी हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, प्लांट्स भी। तो उसके अंदर जो सब कुछ प्रोसेस हो रहे हैं वो प्रोसेस ऐसे ही किसी पीएच पे नहीं हो सकते। एक प्लांट की ग्रोथ अगर हो रही है तब भी उसे कोई ना कोई एक रिक्वायर्ड पीएच रेंज होती है, जिस रेंज में वो सारे प्रोसेस होंगे। अगर वो रेंज में नहीं है, प्लांट्स को रेंज नहीं मिल रही पीएच की किसी वजह से, तो वो सारे प्रोसेस रुक जाएंगे या अल्टर हो जाएंगे। सेम सेम चीज हमारे साथ है एनिमल्स के साथ, कि अगर हमें वो पीएच अचीव नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी पीएच पे हमारी बॉडी सही से फंक्शन करेगी, तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, वो एक रिक्वायर्ड पीएच रेंज पे होंगे कि इतनी से इतनी पीएच होगी तभी ये फंक्शन कैरी आउट होगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो पहला यूज है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। इसमें कह सकते हैं कि आवर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। जो हमारी बॉडी है, यानी हम एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो हमारी जो बॉडी जो वर्क करती है वो 7 से 7.8 पीएच के अराउंड वर्क करती है। आपको पता है कि 7 जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर हम 7 से नीचे जाते हैं तो वो चीज क्या एसिडिक होने लगती है। ठीक है, और अगर 7 से ऊपर जाते हैं तो वो चीज बेसिक होने लगती है। तो हमारी जो बॉडी है वो थोड़ा सा न्यूट्रल या थोड़ी बेसिक पीएच में वर्क करती है। ऐसा नहीं है ये केवल नॉर्मल बॉडी का, हमने आपको बताया कि रेंज जो बॉडी की होती है 7-7.8 होती है, लेकिन हर जगह जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है, लाइफ प्रोसेस में आपका डायजेशन आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका एब्जॉर्प्शन आ गया, ठीक है, फिर स्टमक में डायजेशन हो गया या इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो गया, तो उन सब में हर जगह आप देखते हो कि हर जगह अलग अलग पीएच रेंज की हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अगर हम आगे बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे हम उसमें देखेंगे कि कहाँ पर हमें कितने पीएच की जरूरत होती है। ठीक है, नॉर्मली 7 से 7.8 अगर आपकी बॉडी का पीएच है तो आपकी बॉडी सही फंक्शन कर रही है। ठीक है, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिड रेन। अब अपने एसिड रेन का नाम सुना होगा। एसिड रेन में क्या होता है कि जो आपकी बारिश होती है ना, उसमें एसिडिक एलिमेंट्स आ जाते हैं। वो कैसे, जैसे कि आप देखते हो एयर पॉल्यूशन की वजह से हवा में आप देखते हो कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस या SO3 ये सब गैसेस क्या है हवा में जाती हैं, NO3 आपके नाइट्रिक एसिड, ये सब हार्मफुल गैसेस है। ये जब हार्मफुल गैसेस आपके एटमॉस्फेयर के ऊपर जाती हैं तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में इनके पास वाटर वेपर्स होते हैं। आपको पता है एटमॉस्फेयर में क्या इवापोरेशन की वजह से H2O, इवापोरेशन तो पता है ना आपको, जो आपकी बड़ी बड़ी नदी तालाब होती है, सरफेस होती है, वहां से वाटर सारा कहाँ जाता है, वो आसमान की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, तो वहां वाटर वेपर्स बनते हैं, इसकी वजह से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये H2O आपको पता है कहाँ पर है, ये आपका वाटर वेपर्स में हवा में ऊपर की तरफ है। एयर पॉल्यूशन की वजह से आप देख रहे हो सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ये NO3 गैसेस वगैरह कहाँ जा रही हैं, ये सब ऊपर एटमॉस्फेयर में जा रही हैं। और जब ये गैसेस जा रही हैं तो ये सब गैसेस क्या करती हैं, H2O के साथ रिएक्ट करती हैं, कंबाइन होती हैं और गैसेस बना लेती हैं, सॉरी एसिड्स बना लेती हैं। कौन कौन से एसिड बन जाते हैं, H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा एसिड कौन सा बन जाता है, HNO3 विच इज नाइट्रिक एसिड। तो ये जब एसिड्स बन जाते हैं इन गैसेस के कॉम्बिनेशन के बाद, तो ये एसिड्स जो है जब बारिश होती है तो बारिश के साथ आपकी जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है उनके साथ ही एसिड्स भी नीचे आते हैं। और ये एसिड्स जब रेन के साथ आ रहे हैं तो इसलिए इस जो बारिश होती है इस वर्षा को हम एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एसिड रेन का जो पीएच होता है जब रेन वाटर का जो पीएच है 5.6। अगर आपका रेन वाटर का जो पीएच 5.6 है, ये थोड़ा बहुत उससे ऊपर है चल जाता है। ठीक है, उससे कम अगर आपका पीएच हो रहा है रेन वाटर का, इसका मतलब आप उसे डिटेक्ट कर सकते हो कि जो रेन वाटर है ये एसिडिक रेन है, यानी कि इस बारिश के पानी में आपकी एसिडिक की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है। तो ये जो पानी है वो हार्मफुल है और ये पानी के बहुत सारे नुकसान वगैरह भी हैं। ठीक है, प्लांट्स वगैरह पे बारिश हो रही है तो वो भी काफी ज्यादा, सॉइल वगैरह पर अगर बारिश हो रही है ये वाली,
तो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे डिग्रेड हो सकते हैं, ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, इवन हमारी स्किन पे भी अफेक्ट कर सकता है, हमें स्किन कैंसर वगैरह भी हो सकते हैं अगर इस तरह से एसिडिक रेन में बाहर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जो एसिड रेन है वो क्या होती है। अब देखते हैं पीएच ऑफ द सॉइल, जो आपकी सॉइल की पीएच होती है वो भी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी पीएच जो सॉइल की पीएच है वो मेंटेन नहीं है तो उसमें आपके जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं जो प्लांट्स वगैरह को जो अपने रूट्स के जरिए जो प्लांट्स है ना इनटेक करते हैं, अब उन रूट्स को जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करेंगे। अब सॉइल की जो पीएच है वो उतनी नहीं है, प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। अब जो आपकी सॉइल है उसमें इतनी पीएच नहीं है तो मे बी न्यूट्रिएंट्स से फंक्शन नहीं कर पाएंगे सही, वो रूट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे न्यूट्रिएंट्स को, या वो न्यूट्रिएंट्स से बन ही नहीं पाएंगे। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, जो प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ हो अफेक्ट करेगी, वो सॉइल में प्लांट्स ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पीएच की सॉइल के मेंटेन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जहां से हमारा जो खाना वगैरह सब पचता है, तो उसमें पीएच की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl एसिड व्हिच हेल्प्स इन डाइजेशन। हमारा जो स्टमक है उसके अंदर आप देखिए आगे पढ़ोगे भी कि जो हमारा स्टमक है उसमें एक एसिड प्रोड्यूस होता है HCl, डाइजेशन करने के लिए। फूड हम आपका इंटेक करते हैं तो फूड जब हमारे नीचे जाता है स्टमक में तो पूरी डाइजेशन का प्रोसेस करने के लिए उसे एसिड की जरूरत पड़ती है, वो एसिड हमारा स्टमक रिलीज करता है विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब HCl एसिड उसने रिलीज किया, अगर ये HCl एसिड एक नॉर्मल रेंज में रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि HCl आपका जितनी रेंज आप चाह रहे हो उतना हो रहा है, ठीक है, सारे प्रोसेस आप ये कैरी ऑन करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको इनडाइजेशन की समस्या आ जाती है, लाइक अपचन की, मेरे मतलब जो मैंने खाना खाया वो यही अटक गया या रुक गया है, मतलब सही से पच नहीं रहा है, ठीक है, तो हार्ट बर्न या सेंसेशन होती है, आपको गैस वगैरह हो जाती है, ठीक है, एसिडिटी वगैरह बोलते हो आप। ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूसेस मोर एसिड कॉज पेन एंड इरिटेशन। तो इंडाइजेशन होता क्यों है, वो इसलिए होता है कि जो आपकी स्टमक होती है, जो स्टमक आपका प्रोड्यूस कर रहा है HCl, वो काफी एक्सेस अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस कर देता है, यानी कि हमें इतना HCl चाहिए ताकि हमारी जो स्टमक की पीएच है वो आई थिंक आपकी 7 के अराउंड मेंटेन रहे, 7.8 वगैरह। लेकिन जो HCl है आपका, सॉरी 7, इसमें कम से कम एसिड आपकी 5 के अराउंड मेंटेन रहती है, 5 के अराउंड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप इंडाइजेशन में क्या होता है आपका स्टमक प्रोड्यूस मोर एसिड, स्टमक जो है ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देगा। इससे क्या होगा आपका जो पीएच रेंज है वो अल्टर हो जाएगी, तो पीएच रेंज क्या होगी आपकी ज्यादा एसिडिक हो जाएगी। अब ज्यादा अगर एसिडिक पीएच रेंज हो रही है आपकी तो प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात, आप जो प्रोसेस आप करना चाह रहे हो डायरेक्शन का वो नहीं होगा, उससे आपको प्रॉब्लम होती है, इंडायरेक्शन की प्रॉब्लम होती है जब स्टमक प्रोड्यूसेस मोर एसिड। अब इससे क्या है आपकी जो स्टमक में पेन होगा, ठीक है, ज्यादा एसिड रिलीज हो गया, इरिटेशन होगी, ठीक है, प्रॉब्लम होगी आपको पेट के अंदर, आप इनो वगैरह भी ले लेते हो। सो टू गेट रेड ऑफ दिस पेन पीपल यूज एंटासिड। अब एसिडिटी हो रही है, यानी कि हमने देखा कि HCl की जो आपकी क्वांटिटी है वो स्टमक में जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है, ठीक है, तो एसिडिटी ज्यादा है, तो हमें अभी ऐसी चीज लेनी है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे। हमें पता है कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए, अगर एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या होगी, वो जो आपकी क्वांटिटी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो एसिड की सूरत में क्या लेते हैं, हम लेते हैं एसिड टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज एंटासिड। तो हम एंटासिड का यूज करते हैं। एंटासिड होता कुछ नहीं है, ये आपका अपोजिट होता है, एसिड का अपोजिट एंटासिड, यानी बेस कह सकते हो आप, ठीक है। तो माइल्ड बेस मतलब बहुत ही हल्का बेस, क्योंकि ज्यादा बेसिक नहीं ले सकते हैं कोई भी चीज, क्योंकि ज्यादा एसिड प्रोड्यूस नहीं हुआ है ना, हमें HCl की जरूरत है, इसलिए हमने माइल्ड बेस लिया है। माइल्ड बेस मतलब बहुत ही हल्का बेस, इसकी पीएच आई थिंक 8 के अराउंड हो, उतना चल जाता है, 7.5 के अराउंड हो। लेकिन हम ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हुआ है वो न्यूट्रलाइज होगा, उसके साथ जो नॉर्मल एसिड प्रोड्यूस कर रहा है हमारा जो स्टमक है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इससे हमारी एक्टिविटी और खराब हो जाएगी डायरेक्शन की। हमें एसिड की जरूरत है डायरेक्शन के प्रोसेस में, लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में, इसलिए हम माइल्ड बेस का यूज कर रहे हैं। इस माइल्ड बेस में क्या होगा, ये बहुत वीक बेस होता है। इसे ऐसे की एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप कह सकते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है हाइड्रोक्साइड कहां पर आता है, OH बेस में आता है, तो ये बेस है, क्या है आपका वीक बेस है। तो न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, तो जो ज्यादा एसिड रिलीज हुआ है, लाइक हमको एसिड कम से कम इतनी पीएच के लिए मेंटेन चाहिए, ठीक है, अब एसिड ज्यादा रिलीज हो गया तो पीएच कितनी हो गई, पीएच हो गई आपकी कितनी, मान लो 4.6 हो गई, ड्रॉप हो गई पीएच। एसिड ज्यादा मतलब पीएच क्या ड्रॉप होगी। अब 4.6 की पीएच हो गई है, अब प्रॉब्लम होगी आपको इंडाइजेशन की, पेन होगा, इरिटेशन वगैरह होगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपने वीक बेस लिया, अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो वो, अगर स्ट्रॉन्ग बेस आपने यूज करा तो आपकी 4.6 यूटिलाइज करके कहां कितने ले आएगा, ये 7.3 ले आ सकता है, ये बेसिक बना सकता है उस चीज को, स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया।
लेकिन अगर हम वीक बेस यूज करेंगे या माइल्ड बेस यूज करेंगे तो हमारी पीएच कितनी होगी 4.6 से 5.6 नॉर्मली इसके अराउंड रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन चलती है। तो हमने देखा कि कैसे मिल्क मैग्नीशियम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे स्टमक में जो एक्सेस एसिड रिलीज हो रहा है उससे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला है पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डीके। अब टूथ डीके आपको पता है दांतों प्रॉब्लम हो जाती है, कैविटी वगैरह होती है। ठीक है, तो आपके दांत जो है वो सड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं आपके दांत। तो इसमें क्या होता है, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अब आपके जो माउथ की पीएच होती है वो भी 5.6 या 5.8 के अराउंड होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आपकी माउथ की जो पीएच है यानी आपकी मुंह की पीएच है वो 5.5 से अगर कम हो गई, ठीक है, तो एसिडिक हो गया आपका। अब ये एसिडिक जब आपकी प्रॉपर्टी हो गई लाइक माउथ के अंदर, तो इससे क्या होगा, आपका टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपकी एसिडिटी का बाद एसिड क्या है, हार्मफुल सब्सटेंस है, वो ज्यादा अगर आपके माउथ में होगा तो प्रॉब्लम कॉज करेगा आपके दांतों में। तो टूथ इनेबल जो आपकी टूथ होती है, दांत होते हैं, उस पर एक लेयर बनी होती है इनेबल की। वो जो लेयर होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। जो टूथ की लेयर है उसका नाम है इनेबल, ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ठीक है, अब ये कैल्शियम फॉस्फेट जो आपका मटेरियल है इनेबल का, ही कह सकते हो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है आपकी बॉडी के अंदर। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है आपका, इनेबल, यानी टूथ की जो लेयर है वो। ठीक है, सो ये कैल्शियम फॉस्फेट जो आपकी टूथ की इनेबल की लेयर होती है, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ये वाटर में डिसॉल्व नहीं करती। अगर आप वाटर वगैरह पीते हो तो ये वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं करेगी। आपने अगर नॉर्मल वाटर पिया तो ये लेयर डिसॉल्व नहीं करेगी। लेयर कहां पर है, ये लेयर टूथ के ऊपर आपकी कवरिंग बन रही है, लेकिन टूथ को प्रोटेक्ट कर रही है एक तरीके से। ठीक है, और ये बहुत हार्डेस्ट लेयर होती है। बट ये वाटर में तो डिसॉल्व नहीं होगी। नॉर्मली वाटर पी रहे हो, कितने पीएच का नॉर्मल चल जाता है, बट पोर्स व्हेन पीएच इज लोअर देन 5। अगर कोई भी मटेरियल आपने ले लिया, अपने माउथ के अंदर इंटेक कर लिया, जिसकी जो पीएच होगी वो 5.5 से कम हो जाएगी, यानी कि एसिडिक होगी। ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि एसिड प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया ड्यूरिंग डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, तो उसमें क्या होगा, जब आपके अगर आपकी जो पीएच रेंज है वो 5.5 से लोअर चली गई, यानी 5.5 से चली गई। अगर आपकी माउथ की पीएच 5.5 से ज्यादा है, तो 5.5 या इसके अराउंड है, 5.5 से ज्यादा है, 5.8 वगैरह, तब तो नॉर्मल चलता है। ठीक है, लेकिन अगर 5.5 से अगर आपकी पीएच नीचे हो गई तो प्रॉब्लम क्या होगा, वो चीज एसिडिक हो जाएगी। और एसिडिक हो जाएगी तो जो टूथ की जो इनेबल की लेयर है उससे वाटर पे तो अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये जो आपकी पीएच कम चली गई है, तो यानी कि आपका जो माउथ का एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो गया है। अब वो जब एसिडिक हो गया, यानी कि जो आपका सलाइवा वगैरह माउथ में होता है वो एसिडिक बन गया है। अब वो सलाइवा क्या करेगा, वो एक्ट करेगा इस पे आपकी टूथ के ऊपर, जिससे कि ये इनेमल की जो लेयर है ब्रेक हो जाएगी। और जब ये लेयर ब्रेक हो जाएगी तो टूथ में प्रॉब्लम होगी, तो टूथ भी आपका क्या है, डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये एसिड, ये 5.5 जो पीएच है आपकी वो लो हुई कैसे, वो ऐसे हुई कि जो आपके फूड पार्टिकल्स मुंह में रह जाते हैं। जो लोग आई थिंक जो ब्रश वगैरह नहीं करते, रात को भी नहीं करते, तो कुछ दांत वगैरह साफ नहीं करते, तो क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स आपके मुंह के अंदर रह जाते हैं। अब उन पार्टिकल्स, आपको पता है हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, हम नहीं देख सकते। अब वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन फूड पार्टिकल्स को डिग्रेड करते हैं, यानी उनको डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो डिग्रेड करते हैं फूड पार्टिकल्स को, जो बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जो फूड रह जाता है हमारे माउथ के अंदर, टाइम लगता है प्रोसेस में। अगर माउथ में कोई फूड नहीं है, आपने साफ कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माउथ में अगर कोई फूड रह गया है, उस पर बैक्टीरिया आपके एक्ट कर रहे हैं, तो वो कुछ केमिकल कंपाउंड्स रिलीज करेंगे। राइट सी बात है, बैक्टीरिया आपके फूड पार्टिकल्स में क्या होगा, फूड के अंदर आपका फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है, प्रोटीन विटामिन वगैरह होते हैं, सब क्या है, एसिड्स वगैरह, सबके सब फॉर्मूले वगैरह है केमिकल। अब ये केमिकल फॉर्मूले जब रिएक्ट करेंगे बैक्टीरिया के साथ, तो बैक्टीरिया कुछ नए फॉर्मूले, कुछ नए कंपाउंड्स वगैरह प्रोड्यूस करेंगे। वो कंपाउंड्स क्या होंगे, वो एसिडिक भी होंगे कुछ कंपाउंड्स। अब वो एसिडिक कंपाउंड्स क्या करेंगे, आपकी जो सलाइवा है उसके साथ मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद वो आपकी जो टूथ की इनेमल की लेयर है उस पर एक्ट करेंगे। अब इनेमल लेयर अगर 5.5 से ज्यादा कुछ एसिडिक मटेरियल है तो ये प्रोटेक्टेड है, लेकिन जैसे ही पीएच 5.5 से कम होगा आपके सलाइवा का या मुंह का पीएच, तो ये जो इनेमल की लेयर आपकी ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, ये डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, टूथ डीके, कि आपका दांत जो है इसमें कैविटी हो गई है, या जो आपका दांत है वो सड़ना शुरू हो गया है। अब यहाँ इसकी प्रोडक्ट्स का प्रिवेंशन क्या है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये चीज, हम ये कर सकते हैं यूजिंग टूथपेस्ट। जो टूथपेस्ट आपका आता है कोलगेट, पेप्सोडेंट वगैरह, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो आपका अगर थोड़ा बहुत एसिडिक एनवायरनमेंट बन भी रहा है मुंह के अंदर, तो जो आपका टूथपेस्ट होता है उसमें बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, तो वो एसिडिक और बेसिक क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसकी वजह से आपका टूथ डीके नहीं होता। यानी अगर आपका एनवायरनमेंट या सलाइवा वगैरह जो मुंह के आसपास का एनवायरनमेंट अगर एसिडिक हो गया, किसी वजह से खाना वगैरह रह गया, तो अगर आप टूथपेस्ट करते हो तो सफाई हो जाती है, फूड पार्टिकल सारे हट जाते हैं। दूसरा कोई एनवायरनमेंट आपका एसिडिक है तो ये इसको क्या करती है, बेसिक बना देती है, तो एसिड बेस रिएक्ट करके उस चीज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये हमने पीएच की इंपॉर्टेंस देखी कि कितनी पीएच की इंपॉर्टेंस है हमारे आसपास। अगर आपको आता है एग्जाम में लिखना तो आप लिख सकते हो। ठीक है, इस पे आप ये केस स्टडी क्वेश्चंस वगैरह भी बन जाते हैं।
सो पीएच ऑफ सॉल्ट्स, अब देखते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट एग्जांपल। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पीएच में क्या होता है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो, ठीक है, और उसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से कराते हो, तो आपको क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है जो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि आपका एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी आपका स्ट्रॉन्ग है। न्यूट्रल सॉल्ट की पीएच कितनी होगी, वो 7 होगी। एग्जांपल क्या है, NaCl, ठीक है, ये हम बता चुके हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, आपका HCl आपने ले लिया विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और फिर आपने क्या ले लिया, बेस ले लिया। बेस क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जांपल ले लो आप NaOH, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। हमने फर्स्ट लेक्चर में लिखवाया था क्या स्ट्रॉन्ग एसिड क्या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। तो दोनों रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाते हैं, NaCl, ठीक है, इसका Na आ जाता है और इसका Cl आ जाता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग है। कौन सा सॉल्ट बन गया, ये न्यूट्रल सॉल्ट बन गया। दोनों ने एक दूसरे को इफेक्ट क्या करा, न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। इसकी पीएच 7 होगी। अगला है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अब देख लो स्ट्रॉन्ग एसिड आपने क्या ले लिया, HCl ले लिया, फिर से प्लस आपने क्या ले लिया, वीक बेस। वीक बेस में आप ले सकते हो अपना NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए वीक बेस। अब इन दोनों की रिएक्शन कराई आपने, तो NH4 इसका आ गया, Cl इसका आ गया, यानी क्या क्या बन गया, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये किसके सॉल्ट एग्जांपल है, ये एसिडिक सॉल्ट एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एसिडिक जो एसिड था वो स्ट्रॉन्ग था और बेस क्या था, वो वीक था। तो सॉल्ट में कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी, एसिड की प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी, इसलिए वो सॉल्ट क्या होगा, एसिडिक होगा। एग्जांपल NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसकी पीएच क्या होगी, 7 से कम होगी। अगला है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में आप ले लो NaOH, हम लोग पढ़ लिया था, प्लस क्या कर रहे हो, वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है आपका, एसिटिक एसिड ले लो, CH3COH, इससे क्या बन गया आपका, CH3CONA, ये क्या बन गया आपका, सोडियम एसीटेट, ठीक है। Na क्या होता है आपका, सोडियम, ये क्या आपका CH3COH, इट इज एसिटिक एसिड, तो सोडियम एसीटेट। ये आपका किसके सॉल्ट का एग्जांपल है, ये एग्जांपल है बेसिक सॉल्ट का। क्यों? क्योंकि हमारा जो बेस था वो स्ट्रॉन्ग था, तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा उसमें बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। तो बेसिक सॉल्ट एग्जांपल आपका क्या है, ये आपका सोडियम एसीटेट, इसकी पीएच क्या होगी, 7 से कम होगी, ठीक है। तो हमने आज देखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच और पीएच ऑफ सॉल्ट हमने कवर कर लिया है। अब आपका एक लास्ट लेक्चर रह गया जिसमें हमें कवर करना है कि कंपाउंड्स, जो आपके सब कंपाउंड्स आपकी बुक में दिए गए हैं, तो वो बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर वगैरह हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में।